नमस्कार। आज मैं आपको एंडोमेट्रियोसिस के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। एंडोमेट्रियोसिस क्या है? जो मासिक ब्लड नॉर्मली यूट्रस से बाहर निकलता है, वो बाहर निकलने की जगह वापस उल्टी तरह, जिसको रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, ट्यूब में, यूट्रस में, ओवरीज में चिपक जाता है। तो या तो ब्लड वापस चला जाता है ट्यूब्स में, ओवरीज में, या वहीं पे कुछ सेल्स होते हैं जो ब्लड वेसल्स बनाते हैं और सिस्ट बन जाता है। कभी कभी इम्यून प्रॉब्लम के लिए भी एंडोमेट्रियोसिस हो जाता है। एंडोमेट्रियोसिस के लिए इनफर्टिलिटी, पेन, सब कुछ होता है। अब इनफर्टिलिटी क्यों होता है? ये जो ब्लड है, इससे इन्फ्लेमेशन होता है, स्कारिंग होता है, तो ट्यूब अपना काम नहीं कर पाता है। इससे जो नॉर्मली स्पर्म्स ओवरी से मिलते हैं, वो बैक फ्लो नहीं हो पाता है। एम्ब्रियो जो यूट्रस में वापस जाती है, वो नहीं हो पाता है। फिर इन्फ्लेमेशन के कारण इम्प्लांटेशन कम हो जाता है। एग क्वालिटी भी वीक रहता है। एंडोमेट्रियोसिस का सिम्टम क्या है? इसमें या तो दर्द है, हैवी ब्लीडिंग, रिलेशन के टाइम पेन, इनफर्टिलिटी, बावल ब्लैडर एम्प्टीइंग के टाइम पेन। अब एंडोमेट्रियोसिस की जो सिम्टमेटोलॉजी है, इनके अलावा शोल्डर के टिप में पेन, खांसी में ब्लड आना, यूरिन में ब्लड आना, ऐसे भी ये सारे सिवियर सिम्टम्स भी हो सकते हैं। अब इसे हम डायग्नोस कैसे करें? या तो अल्ट्रासाउंड, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड इज द मेन स्टे। काफी सारा इंफॉर्मेशन अल्ट्रासाउंड से हो जाता है। फिर एमआरआई, लैप्रोस्कोपी, ब्लड टेस्ट का कोई रोल नहीं है एंडोमेट्रियोसिस डायग्नोसिस के लिए। अल्ट्रासाउंड में सिस्ट दिखते हैं, उनमें ब्लड कलेक्शन होता है, उसको ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस कहते हैं। कभी कभी प्लेन सिस्ट और एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट को डिफरेंशिएट करना पड़ता है। कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट के साथ डिफरेंशिएट करना पड़ता है। वेरी वेरी रेयरली कैंसरस सिस्ट के साथ भी डिफरेंशिएट करना पड़ता है कि हाउ फास्ट इट इज ग्रोइंग, ब्लड फ्लो कैसा है सिस्ट के आसपास, ये सब पैरामीटर्स हैं। लैप्रोस्कोपी इज गोल्ड स्टैंडर्ड। जरूरी नहीं कि हमेशा लार्ज लार्ज सिस्ट हो, कभी कभी पिन पॉइंट स्पॉट्स भी होते हैं एंडोमेट्रियोसिस में, और उनको अगर हम लेजर या कॉटरी से फलग्रेट कर दें तो सिम्टम्स कम हो जाते हैं। एंडोमेट्रियोसिस की जो स्टेजिंग है, वो कैसे होती है? काफी सारे स्टेजेस हैं। स्टेजिंग क्राइटेरिया, एएफएस, मॉडिफाइड एएफएस, ईएफआई स्कोरिंग। ये क्या है? जो एएफएस या एएसआरएम क्लासिफिकेशन ऑफ एंडोमेट्रियोसिस है, वो डिपेंड करता है कि सिस्ट कहाँ है, कितनी बड़ी है, आसपास ट्यूब है या नहीं, अडीशंस है, चिपके हुए हैं या नहीं, और ग्रेडेशंस होती है, माइल्ड, मिनिमल, माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर, और पॉइंट्स दिए जाते हैं। अब ये देखा गया है कि हमने ये सब तो कर लिया, पर वी आर अनेबल टू फिगर आउट कि ये प्रेगनेंसी कैसे होगी लेप्रोस्कोपी के बाद, उस पेशेंट के या लेडी का क्या चांस है। सो एडमसन एंड पास्टा ने 2010 में ये डिसाइड किया है कि अपार्ट फ्रॉम फाइंडिंग्स हमें कुछ और भी फैक्टर्स देखने पड़ेंगे। उनकी एज क्या है, कब से इनफर्टिलिटी है, लीस्ट फंक्शन स्कोर, मतलब जो ट्यूब्स हैं वो ओवरीज के साथ फिम्ब्रिया, जो ट्यूब्स की एंडिंग होती है, वो कितनी हेल्दी है, उसकी फंक्शनैलिटी क्या है, एएफएस स्कोरिंग क्या है, ये सब मिक्स करके एक ईएफआई स्कोरिंग होता है। जैसे इस चार्ट में सारे फैक्टर्स को ऐड करके, हिस्टोरिकल फैक्टर, सर्जिकल फैक्टर, फिर ईएफआई स्कोरिंग होती है, और एनी स्कोरिंग मोर देन 6
has a good chance of conception spontaneous. तो जिनका EFI स्कोरिंग 6 से ऊपर है, we can leave them for spontaneous conception. सो बेसिकली हम सिम्टम देखते हैं, कुछ टेस्ट करते हैं, ट्रांसवेजाइनल स्कैन, रेयरली MRI की जरूरत होती है, लैप्रोस्कोपी, फिर हम डिसाइड करते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस है और इसकी ट्रीटमेंट के लिए कैसे आगे बढ़ा जाए. तो इसमें मेडिसिन जो अवेलेबल है वो है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, प्रोजेस्ट्रोजेन, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, एरोमेटेज इनहिबिटर्स. इनमें से किसी को कुछ सूट होता है, किसी को कुछ सूट होता है, तो कुछ हम लोग पेशेंट टू पेशेंट ये ट्रीटमेंट चेंज होता है. ना सपोज देयर इज ओनली पेन के लिए fertility is not a problem. Usually young unmarried ladies or those who don't want to conceive now, तो एक shared decision making होता है, मेडिसिन करें, सर्जरी करें, क्या करें. तो इसमें एज ऑफ द लेडी, सिस्ट साइज, ये सारे फैक्टर्स होते हैं. कभी कभी सिंपल पेन किलर्स से ही, SOS पेन किलर्स से, ओरल, रेक्टल, इनसे काफी फायदा होता है. कभी कभी जो मैंने पिछले स्लाइड में दिखाए वो मेडिसिन देने होने पड़ते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस. कभी कभी सर्जरी की जरूरत होती है, सिस्ट रिमूवल एक्सेट्रा. नाउ इनफर्टिलिटी में हम लोग सप्रेसिव मेडिसिन ज्यादा देर नहीं दे सकते, सो इट इज आइदर सर्जरी और MAR, मेडिकली असिस्टेड रिप्रोडक्शन. सर्जरी अगर लैप्रोस्कोपी करेंगे तो जैसे डायग्नोस्टिक भी होता है जो हम लोगों ने दिखाया पिछले साइड्स में, AFS स्कोरिंग, ASRM स्कोरिंग, EFI स्कोरिंग, उसमें ट्रीटमेंट भी साथ में कर सकते हैं. और फिर हम डिसाइड करते हैं कि सर्जरी के बाद स्पॉन्टेनियस छोड़ दें कुछ महीने, या हम IUI IVF में चले जाएं. इसमें EFI स्कोरिंग हेल्प्स अस अ लॉट. Now, laparoscopy for endometriosis associated infertility, pain symptoms, age, preferences, history of previous surgery, presence of infertility factors. So, क्या हर कपल में जैसे इनफर्टिलिटी है, लेडी आई है, तो क्या हम सब में सर्जरी कर देंगे या सब में IVF कर देंगे? नहीं. वी हैव टू जज पेन कितना सिवियर है, सिस्ट साइज कितना बड़ा है, एज क्या है, पेशेंट की प्रेफरेंस क्या है, पहले सर्जरी हुई है या नहीं, मेल फैक्टर क्या है, एग रिजर्व क्या है, फिर हम सर्जरी की डिसीजन लेते हैं. IVF से पहले क्या सर्जरी जरूरत है, लैप्रोस्कोपी जरूरत है? नॉट नीडेड यूजुअली. रिपीट सर्जरी नहीं करना चाहिए एंडोमेट्रियोसिस में. अगर बहुत ज्यादा पेन है और बहुत बड़ी सिस्ट है जो एग पिकअप के वे में आ रही है, देन वी हैव टू डू द लैप्रोस्कोपी बिफोर IVF. अब लैप्रोस्कोपी बिफोर IVF में कपल को कुछ चीजें जानना बहुत जरूरी है कि जो डीप एंडोमेट्रियोसिस है रेक्टल के बीच उधर, उसमें लैप्रोस्कोपी करके कोई प्रेगनेंसी रेट में इंप्रूवल नहीं आती है. पर यंग पेशेंट है, गुड एग रिजर्व है और कोई फैक्टर नहीं है, फर्स्ट टाइम सर्जरी, इट डज हेल्प इन कंसेप्शन एंड इज इंडिकेटेड. बट दे शुड ऑल्सो नो दैट समटाइम्स जब हम सिस्ट को निकालते हैं ओवरी से, तो नॉर्मल ओवेरियन टिश्यू में ऑल्सो कम आउट, वेरी रेयरली बट इट डज. सो AMH कैन गो डाउन आफ्टर सर्जरी. व्हाट इज MAR? जैसे मैंने बताया, मेडिकली एसोसिएटेड असिस्टेड रिप्रोडक्शन. जो यंग पेशेंट होते हैं, ट्यूब्स ठीक है, स्पर्म ठीक है, सो वी कैन डू IUI फॉर अ फ्यू साइकिल. अदरवाइज IVF, स्पेशली IVF एडवांस्ड एज, जिसको मोर देन 35, ट्यूबल फैक्टर, लो एग रिजर्व, फेलियर ट्रीटमेंट, लॉन्ग ट्रीटमेंट, इनमें तो वेट नहीं करना चाहिए. लॉन्ग सप्रेशन with GnRH agonist is indicated and it gives good results in endometriosis.
एंडोमेट्रियोसिस और प्रेगनेंसी का एक मिथ है कि if you get pregnant your endometriosis may go down, but scientific studies have not really confirmed that. In fact endometriosis के साथ miscarriage और ectopic pregnancy का थोड़ा ज्यादा correlation है. क्या कंक्लूजन है? एंडोमेट्रियोसिस की वेरिड प्रेजेंटेशन है, पेन हो सकता है, इनफर्टिलिटी हो सकता है, तो पेशेंट डिसीजन, ट्रीटमेंट डिसीजन से पहले वी हैव टू आइडेंटिफाई कि मेन प्रॉब्लम कहाँ पे है, पेशेंट का मेन इशू क्या है. हम पेशेंट को अभी फर्टिलिटी चाहिए ही नहीं और हम पेन को इग्नोर करके फर्टिलिटी के रास्ते में जा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो नॉट ट्रू गुड. Identify other factors, tubal factor, pelvic factor, sperm factor. It is usually treatable. That is the good thing of endometriosis. Usually pain relief and conception does happen with a conglomeration of medical, surgery, laparoscopic and medically assisted reproductive techniques. Dhanyavad.